यू आर वेलकम ऑन सीएमए हाइट्स चैनल। आज जो ये आपका हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपके पेपर नंबर 15 से बिलोंग करता है। पेपर नंबर 15 जो कि एक आपका फाइनल लेवल का पेपर है। और इस फाइनल लेवल के पेपर में जो ये पेपर है वो ग्रुप थर्ड में आता है। ठीक है, ये कहाँ पे आता है? ग्रुप थर्ड में आता है। तो पेपर है स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, जो कि आपके ग्रुप थर्ड का लेवल है फाइनल लेवल पे। ठीक है, राइट। और इसमें ये पेपर नंबर 15 आता है जो कि 2016 का सिलेबस है। और मैं जो आपके साथ आज एक जो इसको मैं क्लास का नंबर देता हूँ, ये क्लास का नंबर 66 है। 66 जो कि हमें प्राप्त हो रहा है इस स्टडी नोट को रेफरेंस मानते हुए हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये मैं आपको जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया। मैं जो आपका अभी बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है सेक्शन सी को लेके चल रहा हूँ, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल टेक्निक्स इन बिजनेस प्रोसेस विच है 30% वेटेज इन योर एग्जामिनेशन। 30 मार्क्स का है ये। और हम इसमें अभी आपकी 6.2 जो टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग, उस पे हम अभी कोशिश कर रहे थे समझने की। तो हमने लीनियर प्रोग्रामिंग में देखा कि लीनियर प्रोग्रामिंग में आपकी केवल लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेशन करना बताया है सिलेबस में। लेकिन जो आपके सवाल हो रहे हैं, ये मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, वो कहीं इससे आगे की बात करते हैं, लेकिन उनके सॉल्यूशन इनकम्प्लीट नहीं हुए हैं स्टडी मटेरियल में। तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि जो आपके सवाल हैं उनको हम अभी तो हम फॉर्मुलेशन तक रखेंगे अपने आप को, क्योंकि सिलेबस वहीं पर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये 3-4 सवाल और हैं, इसमें इलस्ट्रेशन है, इनको मैं जब एक्सप्लेन कर दूंगा तो मेरा ऐसा विचार है कि हम एक सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे सवाल को। तो हमें एक मिनिमाइजेशन और एक मैक्सिमाइजेशन के दो सवालों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे आप कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। इफ एनी एट एनी मोमेंट अगर आपका कोई एग्जामिनेशन में एग्जामिनर साहब ऐसा सवाल दे देते हैं जिसमें वो सॉल्व करने के लिए कहें, मान लीजिए इसी को वो दे दें, तो इसमें फिर आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें केवल फॉर्मुलेशन हो रहा है एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। तो फिर आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे, और इन्होंने भी नहीं किया है, पर हम सीख लेंगे, हमारा ऐसा विचार है। चलो अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। एक कंपनी पोसेस 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, ईच ऑफ विच कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम ए कॉमन रॉ मटेरियल। और इनको 3 प्रोडक्ट ये बना सकते हैं, दोनों ही प्लांट उसको बनाने के लिए कैपेबल हैं, जिनका नाम है एक्स वाई और जेड। ये कॉमन रॉ मटेरियल से बनते हैं। However, the proportion in which the products are produced are different in each plant, and so are plant operating cost per hour is also different. What exactly this sentence want to say? ये कह रहा है कि देखो, ये प्लांट हमारे पास 2 प्लांट हैं, इन दोनों प्लांट में क्षमता है एक्स को बनाने की भी, वाई को बनाने की भी, जेड को बनाने की भी। प्लांट बी भी कैपेबल है, एक्स को बना सकता है, वाई को बना सकता है, जेड को बना सकता है। लेकिन ये जब बनाता है तो इसमें जो प्रपोर्शन होता है, मतलब इनका मिक्स जो होता है एक्स वाई और जेड का, वो ए प्लांट और बी प्लांट में डिफरेंट होता है। ये टेबुलेटेड फॉर्म में इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ भी है। ये जब प्रोड्यूस करते हैं तो 2, 4 और 3 ये नंबर है प्रोडक्ट के, इसलिए इनकी कॉस्ट भी डिफरेंट आती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर इनकी डिफरेंट आती है दोनों प्लांट की। जैसे ए प्लांट की जो कॉस्ट है 9 रुपीज पर आवर आती है, और बी प्लांट की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज पर आवर आती है, क्योंकि इसका ये एक्स वाई जेड को 4, 3 और 2 के इस रेशियो में बनाता है। ठीक है, हमारे पास चलिए अब मैंने यहाँ तक पढ़ लिया। डाटा ऑन प्रोडक्शन पर आवर कॉस्ट आर गिवन बिलो, बिल्कुल ये दिया हुआ है डाटा इन्होंने। टुगेदर विद द करंट ऑर्डर इन हैंड फॉर ईच प्रोडक्ट, हमारे हाथ में जो अभी ऑर्डर हैं वो आपका 50 ऑर्डर्स हमारे लिए एक्स के लिए अवेलेबल हैं, 24 ऑर्डर्स हमारे लिए प्रोडक्ट वाई के लिए अवेलेबल हैं, और 60 ऑर्डर हमारे लिए जेड के लिए अवेलेबल हैं। तो ये तो एक जस्ट उन्होंने आपको इनपुट डाटा प्रोवाइड किया सवाल के लिए। अब हमें कुछ करना भी होगा इसको यूज करके। यू आर रिक्वायर्ड टू यूज द सिंप्लेक्स मेथड। देखिए इन्होंने यहाँ लिख दिया है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने फॉर्मुलेशन कहा और सॉल्व भी करने को कह रहे हैं
सिंप्लेक्स से और फिर सॉल्व भी नहीं कर रहे, इन्होंने यहाँ सॉल्व भी नहीं किया इसको, पता है, यहाँ जस्ट यहीं छोड़ दिया सवाल को। तो इट इज ए अनकम्प्लीट आंसर, या फिर ये क्वेश्चन उन्होंने गलत बोरो किया हुआ है। चलो एनीवे, हम उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहते। हम सिंपल ये कहते हैं, ये कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू यूज सिंप्लेक्स मेथड टू फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्शन आवर नीड टू फुलफिल द ऑर्डर ऑन हैंड एट मिनिमम कॉस्ट। मैं इस सवाल को अभी आपके साथ पार्शियल ही करूंगा, रीजन बीइंग कि मैं सिंप्लेक्स यहाँ यूज नहीं करूंगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं जब ये इस क्लास के बाद आपको सिंप्लेक्स के 2 सवाल लेके आऊंगा, क्योंकि सिंप्लेक्स को समझाना ही अपने आप में थोड़ा सा टाइम चाहिए। और अभी हम केवल, चूंकि मुझे इसकी ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर्मुलेशन की लग रही है, तो मैं वहीं तक सीमित करूंगा जो इन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। ठीक है, माई एम इज नॉट टू क्रिएट द कंफ्यूजन बट टू बी क्लियर, इवन दो यू नो द वन थिंग but you know that in a very specific and in a very clear manner, rather than to know the many things, but at the time it create the confusion. To be clear, to be precise and to be simple, तो राइट, तो हम अभी क्या करेंगे कि हम इसमें इसी फॉर्मुलेशन तक करेंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि हम इसकी जो इक्वेशन है उनको फॉर्म करेंगे, और ये तो ये भी कह रहे हैं कि इंटरप्रेट द मेन फीचर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, जो हमें मिलेगा ही नहीं बिना सिंप्लेक्स को यूज किए। तो अभी हम फॉर्मुलेशन तक करेंगे, मतलब हम ये सब करने ही नहीं जा रहे, आप ये समझो। हम क्या करेंगे, हम केवल करेंगे कि हम मिनिमम कॉस्ट पे अपने ऑर्डर्स को ऑप्टिमाइज करेंगे, जो हमें ऑर्डर्स मिले हैं अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए। तो मैंने आपको पहले जब शुरुआत की थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो हैं, वो आपकी क्या करती हैं, ये थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन पे काम करती हैं। THEORY, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ये यही काम है इसका। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन में क्या, हमने पहले भी ऑप्टिमाइजेशन के सवाल की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना होता है। हमें यहाँ क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट पे अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करना है इन सम कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। तो हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य आदर्श या ऐसे ही लिखा जाएगा, उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपका ऑब्जेक्टिव बताइए क्या है, आपको मिनिमम कॉस्ट करनी है। मिनिमम कॉस्ट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है आपकी। ठीक है, तो आपको एक जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, मतलब ये क्या करता है, इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकल टर्म में लिखने की कोशिश करता है, जो आपका ये डाटा है। तो इसको आप बोलेंगे जेड मिन, मिन मतलब मिनिमाइजेशन, जेड मिन। आपको क्या करना है, जेड मिन करना है। ठीक है, अपने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है। चलो सरलता के लिए मैं इन्हीं के टर्म यूज कर लूँ, क्योंकि मैं थोड़े डिफरेंट टर्म यूज करता हूँ, पर मैं इसको डिफरेंट टर्म यूज करूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। मैं जो टर्म इन्होंने यूज किए मैं वही कर लेता हूँ। तो इस डाटा को हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो, उन्होंने कहा लेट अल्फा बी द नंबर ऑफ आवर्स प्लांट इन यूज, और बीटा बी द नंबर ऑफ आवर इन प्लांट पी यूज। इन्होंने अल्फा और बीटा मान लिए हैं, यहाँ पे आप एक्स वाई भी मान सकते हो, एक्स वन एक्स टू मान सकते हो, जो आपकी मन करे वो मान सकते हो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मिनिमाइज जेड, 9 अल्फा प्लस 10 बीटा, ये कहां से आएगा। देखिए आपको क्या करनी है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये है आपका कॉस्ट मिनिमम करना, ऑपरेटिंग कॉस्ट को मिनिमम करना, ये लिखा हुआ है। तो आपने कहा कि मैं अल्फा घंटे जो है प्लांट में यूज करूंगा और बीटा घंटे जो है प्लांट बी में यूज करूंगा, तो मेरी कॉस्ट क्या आएगी। तो मुझे चूंकि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, जेड मिन क्या होगा आपका, आपने कहा कि मैं मेरी जो आएगी कॉस्ट 9 अल्फा, भाई पर आवर की 9 है, तो अल्फा आवर में चलाऊंगा ये प्लांट को, तो 9 अल्फा कॉस्ट आएगी। और बीटा, जो बी प्लांट है उसको मैं बीटा आवर चलाऊंगा, तो मेरी क्या आएगी, 10 बीटा। ठीक है, ये मेरी एक कॉस्ट का फंक्शन बनता है, मैथमेटिकल कॉस्ट का फंक्शन ये मेरा बनता है। ठीक है, तो ये जो इसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन साथ में क्या कह रहा है कि इन चीजों को ध्यान में रखना है हमें, ये हमारे ऑर्डर्स को फुलफिल करना है। मतलब ये लिखा ना दूसरी चीज, नीडेड टू फुलफिल द ऑर्डर, ऑर्डर को फुलफिल करना है और कॉस्ट को मिनिमम करना है। तो मैंने कहा ना थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, जो कि कंस्ट्रेंट में काम करता है। तो आप देखेंगे कि आपको x जो बनाएंगे, सब इसको लिखेंगे फिर बाद में सब्जेक्ट टू, मुझे ये तो मिनिमम रखनी है, लेकिन मेरे साथ इन चीजों को भी ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट
टू, सब्जेक्ट टू, अभी कंस्ट्रेंट इक्वेशन आएंगी। आप देखिए मुझे ये बनाने हैं तो मुझे मिनिमम ऑर्डर तो बनाने ही पड़ेंगे ना, तो इतने ऑर्डर तो बनाने ही पड़ेंगे मुझे। तो मैं इसको कैसे करूंगा, 2 अल्फा, वही कॉस्ट इसी हिसाब से आएगी ना, अल्फा अगर मैं 2 बनाऊंगा तो आपका क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू, ये आपका सॉरी, ये आपको ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ही आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन क्यों आएगा, ये जो आप करेंगे ये या तो 50 से ज्यादा हो या 50 से बराबर हो, ठीक है, क्योंकि आपको ऑर्डर तभी पूरे कर पाएंगे। तो ये आपकी जब भी आपका मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम आएगा तो आपका साइन ग्रेटर देन की तरफ जाएगा। सिमिलरली इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, 4 अल्फा प्लस 3 बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 24, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ एक्स प्रोडक्ट कंस्ट्रेंट, ऑर्डर ऑफ एक्स प्रोडक्ट कंस्ट्रेंट, और इसको बोलेंगे आप दूसरी इक्वेशन को ऑर्डर ऑफ वाई प्रोडक्ट कंस्ट्रेंट, ठीक है। और सिमिलरली आप इसको फॉर्म करेंगे, ये आपका हो गया 3 अल्फा प्लस 2 बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये आपका z के लिए कंस्टेंट हो गई। तो हमें ये फंक्शन को मिनिमाइज करना है, इन कंडीशन को फॉलो करना है। दूसरा क्या होता है, एक आपको जो आपका यहां पे क्या करना पड़ेगा कि अल्फा एंड बीटा आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट इसको बोलते हैं। ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो तभी काम करती है जब आपके अल्फा और बीटा जो है ये जो है निगेटिव ना हो, तो इसको बोलेंगे नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट, राइट। मतलब कहने का मतलब ये लीनियर प्रोग्रामिंग तभी काम करेगी जब आपके ये दोनों चीजें जो है या तो 0 होंगी या 0 से ज्यादा होंगी, मतलब पॉजिटिव साइड में होंगी, निगेटिव साइड में काम नहीं करेगी। तो इन्होंने यही ये फॉर्म की है 2 अल्फा प्लस 4 बीटा, ये वाला जो मैंने आपको बताया था 2 अल्फा प्लस 4 बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये इन्होंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। तो इसको ये आपकी जो है ये इनइक्वालिटीज हैं, आप इनइक्वालिटीज को हटा भी सकते हैं। तो इसमें आपको सरप्लस वेरिएबल या स्लैक वेरिएबल जहां जैसे होते हैं वो डालने पड़ते हैं। मैं उसको आपको डिटेल में जो अगली क्लास दूंगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ आपको किस तरह से स्लैक वेरिएबल डालने पड़ते हैं और किस तरह से आपको जो है सरप्लस वेरिएबल डालने पड़ते हैं और सिंप्लेक्स से कैसे सॉल्व करते हैं। एक चीज यहाँ आपको थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपने आप को लिमिट रखें, आपको एग्जाम भी पास करना है। तो यहाँ ये जब आपका मिनिमाइजेशन का फंक्शन लगेगा ये आपके साइन ग्रेटर देन के आ जाएंगे। आप ये चीज गौर कीजिए, आपके ये साइन ग्रेटर देन के आएंगे, ठीक है, ओके। और जब आपका मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन बनेगा, जैसे पहले में बन रहा था, पहले में मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन बन रहा था, तो आपके ये साइन आएंगे इधर लेस देन इक्वल टू वाले, ठीक है। इसको बोलेंगे x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 720। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ये साइन इस तरह से लगाने पड़ेंगे कि जब आपकी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आपके ये साइन लेस देन इक्वल टू आएंगे। जब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम साइड में जा रहा होगा, मिनिमाइजेशन के लिए जा रहा होगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। तो ये आपको गौर करने वाली बात है, क्योंकि आपको फंक्शन क्या करने पड़ते हैं, जो कॉस्ट के आइटम है उनको मिनिमाइज करना पड़ता है, जो प्रॉफिट के आइटम है, कंट्रीब्यूशन के आइटम है, जो आपकी मतलब जो टॉप लाइन को बढ़ाते हैं वो आपको जो है मैक्सिमाइजेशन फंक्शन में काम करेंगे। इनके डिटेल सॉल्यूशन जो सिंप्लेक्स इन्होंने नहीं किया है वो मैं आपको जब ये अभी आज क्लास पूरी हो जाएगी प्रोबेबली, तो नेक्स्ट जो वीडियो देंगे उसमें हम एडिशनल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिंप्लेक्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट शायद इसमें स्लीक वेरिएबल डाले हैं यहाँ पे, तो वो आप डाल सकते हैं, ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई इसमें ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ओके, चलिए अब मैं आपको इलस्ट्रेशन 7 को डिस्कस करता हूँ। इलस्ट्रेशन 7 में क्या करना है, पढ़ते हैं। एक कंपनी प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट पी क्यू एंड आर, ये 3 प्रोडक्ट बनाते हैं फ्रॉम 3 डिफरेंट रॉ मटेरियल ए बी सी
मतलब ये पी क्यू आर बनाते हैं, यूज करते हैं एबीसी को। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी रिक्वायर्ड 2 यूनिट ऑफ ए एंड 3 यूनिट ऑफ बी। अब ये यूनिट में कंफ्यूज मत होइए। पी जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, देखिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, हम 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, हम पी बनाते हैं, हम क्यू बनाते हैं, हम आर बनाते हैं। और हमारे पास ए मटेरियल है, हमारे पास बी मटेरियल है, हमारे पास सी मटेरियल है। जब मैं पी प्रोडक्ट बनाता हूं तो एस की 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे जो ए मटेरियल है इसकी 2 यूनिट चाहिएगी, इस मटेरियल की 2 यूनिट चाहिएगी, और बी की मुझे कितनी यूनिट चाहिएगी, 3 यूनिट चाहिएगी, बी की 3 यूनिट चाहिएगी। सी का कोई डाटा नहीं है तो ऑब्वियसली ये 0, मुझे सी मटेरियल नहीं चाहिए। यानी कि जब मैं पी प्रोडक्ट बनाऊंगा तो ए की 2 यूनिट, 1 यूनिट जब पी की बनेगी तो उसमें 2 यूनिट हमें ए मटेरियल लगेगा और 3 यूनिट मुझे बी मटेरियल लगेगा, सी की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली जब मैं क्यू बनाऊंगा, 1 यूनिट क्यू बनाऊंगा तो मुझे क्या चाहिएगा, 2 यूनिट बी की चाहिएगी, 1 मिनट, ए यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 2 यूनिट ऑफ बी। ओके, तो ये बी की मुझे 2 यूनिट चाहिएगी। जब मैं 1 यूनिट क्यू की बनाऊंगा तो मुझे बी की 2 यूनिट चाहिएगी, बी रॉ मटेरियल है यहाँ पे, और 5 यूनिट मुझे सी की चाहिएगी, 5 यूनिट मुझे सी की चाहिएगी। और ए का डाटा नहीं है, इसमें जरूरत नहीं है ए की, तो ए की मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिमिलरली जब मैं आर प्रोडक्ट को अपने 1 यूनिट बनाऊंगा तो मुझे 3 यूनिट तो ए का चाहिए, मुझे 3 यूनिट तो ए का चाहिए, 2 यूनिट बी का चाहिए, देखा ना, 2 यूनिट बी का चाहिए, ठीक है, और 4 यूनिट सी का चाहिए, 4 यूनिट सी का चाहिए। तो ये डाटा इस तरह से एक टेबल आपका बनेगा, 4 यूनिट किसका चाहिए, सी का चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये पर यूनिट का डाटा यहाँ एक टैबुलेटेड फॉर्म में ये हमारे पास इकट्ठा हो गया। अब हम समझ सकते हैं कि जब मैं पी बनाऊंगा तो मुझे क्या, 2 यूनिट ए रॉ मटेरियल चाहिए, 3 यूनिट बी रॉ मटेरियल चाहिए, सी चाहिए नहीं, क्यू के लिए ए चाहिए नहीं, 2 यूनिट बी का चाहिए, और सी के 5 यूनिट चाहिए। सिमिलरली मैं करूंगा तो आपके आर के लिए 3 चाहिए, ए का 2 चाहिए, बी का, और सी का 4 चाहिए। तो ये डाटा इन्होंने दिया है। ओके, द कंपनी हैज 8 यूनिट ऑफ मटेरियल ए। ए की जो टोटल है, ये वाली ए की जो यूनिट है हमारे पास कितनी है, 8 यूनिट अवेलेबल है, ठीक है। 10 यूनिट ऑफ बी, इस बी की हमारे पास कितनी मटेरियल अवेलेबल है, 10 अवेलेबल है। और 15 यूनिट ऑफ सी, सी की कितना मटेरियल अवेलेबल है, 15 यूनिट मेरे पास उपलब्ध है। प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट पी क्यू एंड आर, इस प्रोडक्ट को बनाने से पर यूनिट अगर मैं बनाता हूं तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलता है, अगर मैं कहूं मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा इससे, प्रॉफिट ए की 1 यूनिट बनाने से मुझे 3 रुपए का फायदा होता है, प्रॉफिट रुपी पर यूनिट लिख देते हैं प्रॉफिट। बी की 1 यूनिट बनाने से मुझे 5 रुपए का फायदा होता है, और सी की 1 यूनिट बनाने से मुझे 4 रुपए का फायदा होता है। तो ये डाटा हमें आपका मिल गया। हमें करना क्या है, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम मैथमेटिकली। जैसे मैंने आपको कहा था, अब इसने कहा नहीं कि लीनियर प्रोग्रामिंग में इसको करो, मैंने कहा था कि ये ऑप्टिमाइजेशन का इशू है, जिसमें हम थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट में काम करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज को, अपने ऑब्जेक्ट फंक्शन को कैसे हमें बढ़ाना है, अपनी उसको मैनेज करना, मतलब वो मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन दोनों का हो सकता है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो एक तो हमें फॉर्मुलेट करना है मैथमेटिकली, अब इसमें ये भी नहीं बताया कि मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना, वो हमें सोचना होगा, और इसका ड्यूअल लिखना होगा। तो ड्यूअल लिख के मैं बताऊंगा, ये भी बहुत आसान है, इसमें आप घबराइए मत। तो सबसे पहले सोचो कि हमारा इसमें हमारा क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है। हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, रिसोर्स तो ये लिमिटेड दिए हुए हैं ये सारे, हमारा ऑब्जेक्ट होगा कि हम इसका प्रॉफिट बढ़ाना चाहेंगे। वी वांट टू मैनेज द प्रॉफिट, वी विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, हम प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा, ठीक है। तो मान लो एक्स, मैं कितनी यूनिट, भाई 1 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा पी की तो 3 रुपए मिलेंगे, बी की करूंगा तो 4 रुपए का फायदा, 5 रुपए का फायदा होगा, और सी की करूंगा तो 4 रुपए का फायदा होगा। तो मैंने मान लिया कि मैं पी के लिए x1 यूनिट बनाऊंगा, क्यू के लिए x2 यूनिट बनाऊंगा, और आर की जो यूनिट बनाऊंगा x3 बनाऊंगा। ये इन्होंने यहां लिखा भी है, हुआ भी है, लेट x1
x1 be the number of unit of product P, x2 be the number of unit of Q and R। तो मुझे इस चीज को बढ़ाना, तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा अगर मैं ऐसा करूंगा, मैंने ये मान लिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, मेरा प्रॉफिट z मैक्स लिखेंगे इसको, क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्स लिखेंगे। x1 यूनिट P की बना रहा हूं, एक यूनिट पे मुझे 3 रुपए मिलते हैं, तो 3 यूनिट बनाने पे 3x1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा P की। अच्छा, ऐसी में Q की x2 यूनिट बनाऊंगा, एक यूनिट बनाने पे 5 रुपए मिलते हैं, तो 5x2। अगर मैं x2 यूनिट बनाऊंगा, x2 इज द नंबर ऑफ यूनिट, तो मुझे कितने मिलेंगे 5x2 प्लस मैं z की x3 यूनिट बनाऊंगा, एक यूनिट का 4 रुपया मिलता है, तो 4x3। ठीक है, 4x3। तो ये आपका जो फंक्शन कहलाया, ये आपका फंक्शन कहलाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहलाएगा ये आपका फंक्शन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, लेकिन ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो बन गया, लेकिन मुझे इस चीज को मैक्सिमाइज करना है। मेरे पास लिमिटेशन क्या है? मेरे पास लिमिटेशन है मटेरियल की, मटेरियल इतना ही अवेलेबल है, तो ये मटेरियल कंज्यूम कितना मैं कर लूंगा, मैं कितना कर लूंगा भाई। अगर मैं ए के जो पी के x1 यूनिट बनाऊंगा, क्यू के x2 यूनिट बनाऊंगा और आर के x3 यूनिट बनाऊंगा, तो ए मटेरियल कितना कंज्यूम हो जाएगा? ए मटेरियल देखिए 2x1, क्योंकि 2 यूनिट लगता है इसमें। ठीक है, पी में आपका 2 यूनिट लगते हैं, पी के एक प्रोडक्ट में ए मटेरियल के। क्यू को हमें x2 क्वांटिटी में बनाना है, तो लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है, तो x2 0 हो जाएगा, प्लस 3x3। ठीक है, तो 3x3 बन जाएगा आपका ये। तो आपका ये जो मटेरियल आप कंज्यूम करेंगे, इसको बनाने में इतना मटेरियल कंज्यूम होगा ए मटेरियल का। ये कितना होना चाहिए? या तो होना चाहिए, हमारे पास अवेलेबल ही कितना है, 8 यूनिट अवेलेबल है बस केवल, तो ये 8 से या तो कम हो या 8 के बराबर हो, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सब्जेक्ट टू। ये जो हम अपना फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे सब्जेक्ट टू, इन कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए करेंगे सब्जेक्ट टू, तो इसको बोलेंगे हम मटेरियल ए कंस्ट्रेंट। ठीक है, सिमिलरली आप अगले को करेंगे, जब आपने बता दिया कि मैं x1 यूनिट P की बनाऊंगा, x2 Q की और x3 R की, तो B मटेरियल कितना यूज होगा? 3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, और बी मटेरियल है ही कितना हमारे पास, 10 यूनिट है, तो ये जो हमने कंज्यूम करेंगे वो कितना कर सकते हैं, या तो 10 कर सकते हैं या उससे कम करेंगे, क्योंकि 10 से ज्यादा तो है ही नहीं। सिमिलरली आप सी के लिए लिखेंगे इक्वेशन, आपको 0x1 मतलब पी बनाने में लगता ही नहीं सी मटेरियल, ठीक है, तो 0 आ जाएगा, प्लस क्यू बनाने में आपका क्या लगता है, 5 यूनिट लगती हैं सी मटेरियल की, तो 5x2 प्लस ये स्मॉल एक्स है x2 प्लस 4x3, और ये मटेरियल कितना अवेलेबल है हमारे पास, 15 अवेलेबल है, तो ये या तो 15 से हम कम यूज करेंगे या 15 से के बराबर कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये मटेरियल ए की कंस्टेंट, ये मटेरियल बी की कंस्टेंट, ऐसे लिख देंगे हम इक्वेशन में। इक्वेशन मान लो इसको 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 कह लो, और ये मटेरियल सी की कंस्टेंट। तो ये आप लिख देना उसमें नोटेशन जहां आए। और एक आपको स्टैंडर्ड ये जरूर लिखना है इसके साथ में कि x1, ठीक है, x1, x2 और x3 ये ऑलवेज होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था, इस इक्वेशन को ले आगे क्या लिखेंगे नोटेशन में, नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट, नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेट हो गई। हुआ क्या कि आपकी जो ये बात थी वो मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या हो रही थी कि लीनियर फंक्शन बनेंगे मैथमेटिकली, आपकी प्रॉब्लम जो है वो मैथमेटिकली टर्म में ड्राइव हो गई।
तो इन्होंने क्या किया देखते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3, और ये आप नोट कर लीजिए, यही इनका आएगा 3 3 3 2 2 और 5 4, तो यही आया होगा इनका भी। देखिए इन्होंने लिखा है मैक्सिमाइजेशन, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना है। तो z इजिकल टू 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3, ये बिल्कुल आ रहा है आपकी जो कंट्रीब्यूशन है। और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 8, ये मटेरियल ए कंस्टेंट है। यहाँ आपको ऐसे लिखना है इसके आगे, आपको कैसे लिखना है इसके आगे, हमेशा आप लिखिएगा, ये एग्जाम में आपको लिखना चाहिए, इसमें आप लिखिएगा मटेरियल ए अवेलेबिलिटी कंस्टेंट। ऐसे ही आप यहाँ बी के लिए लिखेंगे, ऐसे ही यहाँ आप सी के लिखेंगे, और इसके आगे आप लिखेंगे कि नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट। ठीक है, नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट। ठीक है, ओके। तो ये जो आपने फॉर्मुलेट की, ये वाला जो आपका फॉर्मुलेशन हुआ मैथमेटिकली, आपका इतना ही कहलाता है, ये इतना ही फॉर्मुलेशन होता है जो मैंने ब्लॉक में लाया है। इसको आप प्राइमल बोलते हैं, प्राइमल, इसको आप क्या बोलते हैं, इसी को आप प्राइमल भी बोलते हैं। ठीक है, और ड्यूल का मतलब होता है, इसको फिर आगे ट्रांसपोज करेंगे हम, वो ड्यूल बनेगा। लेकिन आपकी फॉर्मुलेट जो हुई प्रॉब्लम मैथमेटिकली, इसको हम प्राइमल बोलेंगे इसी चीज को। तो यही चीज इन्होंने यहाँ प्राइमल लिख दी है, इसको यही लिखा है एग्जैक्टली, इसकी कॉपी कर लिया 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 एंड सब्जेक्ट टू, इसी को आप इक्वेशन को आप प्राइमल बोलेंगे। तो ये जस्ट दे हैव कॉपीड एंड रिप्रोड्यूस इट, राइट। तो देखेंगे कि अब ये प्राइमल को ड्यूअल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो कि आपका ये बी पार्ट है ना, इसको देखते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, बहुत ही आराम से और बहुत ही कायदे के साथ इसको हम समझ लेंगे। मैं कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है, मेरा क्या उद्देश्य रहेगा, कॉम्प्लेक्सिटी मैं इसमें बढ़ाऊंगा नहीं, बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों ने, आपने मैट्रिक्स नहीं पढ़े होंगे, आप साइंस से नहीं पढ़े होंगे 12th क्लास, या मे बी आप शायद मैट्रिक्स को उतना अच्छा नहीं जानते होंगे। तो मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, प्राइमल से जब हम ड्यूल में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है कि ये आपका जो फंक्शन है मैक्सिमाइजेशन का, ये रिवर्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप फंक्शन लिखेंगे हैं, तो ये आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा ड्यूल में, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा, ये आपका मिनिमम में आ जाएगा। किस में आएगा, मिनिमम में आएगा। तो आप मिनिमम ऑफ एक नया वेरिएबल w में डाल देता हूं, मैं w यूज करता हूं, आप कुछ और वर्ड यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये सबसे पहला काम तो ये होगा कि ये मैक्सिमम की बजाय मिनिमम में आ जाएगा जब प्राइमल से ड्यूल बनेगा। जो ये वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3, इसकी जगह आप नए वेरिएबल यूज करेंगे y1 y2 और y3। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, एक तो ये मैंने आपको बताया। दूसरा क्या है कि ये आप इन जो आपका ये प्राइमल है, ये वाला प्राइमल है आपका, राइट, इसके जो ये इतना ये तीन इक्वेशन है 1 2 3, 1 2 और 3, इसमें आप क्या कीजिए, इनका एक जो इनके कॉफिशिएंट है उसको लिखते हैं। देखिए x1 का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 कॉफिशिएंट है, x2 का क्या कॉफिशिएंट है, x2 क्या कॉफिशिएंट 0 है, x2 है ही नहीं तो 0 है। और x3 का क्या कॉफिशिएंट है, x3 का कॉफिशिएंट है 3 यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आप इसको देखिए, इसका कॉफिशिएंट क्या है 3, x1 का 2, x2 का और 2 अगेन x3 का। यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 0 है क्योंकि है ही नहीं x1 यहाँ। x2 का कोफिशिएंट 5 है, बिल्कुल ठीक बात है, और x4 का जो कोफिशिएंट है वो 4 है। तो ये आप यहाँ इसको लिख लीजिए, राइट, इसको यहाँ आप लिख लीजिए, इसको ऐसे ब्लॉक में। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, और आप ये यहाँ एक चीज और लिख लीजिए, एक ब्लॉक में और एक चीज यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, ये आपको मैं किताबी भाषा नहीं बता रहा हूँ, मैं काम करने की भाषा बता रहा हूँ आपको, जिससे आप आसानी से काम कर सकें। इसके जो ये राइट हैंड साइड के जो ये कांस्टेंट हैं, इन कांस्टेंट को आप एक अलग ब्लॉक में लिख लीजिए, 8 10 एंड 15, राइट। इसमें मुझे लगता नहीं आपको कोई दिक्कत हुई होगी। बेसिकली जब हम प्राइमल से ड्यूल में जाते हैं, तो इन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, और एक मैट्रिक्स आप यहां भी लिख लीजिए 3 5 और 4।
मैं बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूँ, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं कर रहा। तो ये आपकी ये वाले ये कॉफिशिएंट है, ये वाले ये कॉफिशिएंट है, और ये वाले ये कॉफिशिएंट है। तो ये कॉफिशिएंट होंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है? ट्रांसपोज का मतलब वो ये होता है कि जब आप ये वाली इक्वेशन लिख रहे हैं ड्यूअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये जो कोफिशिएंट हैं इस वाले मैट्रिक्स में, जो ये कोफिशिएंट आ रहे हैं 8, 10 और 15, ये इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आएंगे और ये वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इस प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए, देखिए इसको हमें क्या करना है, इस खड़े मैट्रिक्स को लिटाना है, खड़े मैट्रिक्स को लिटाना है। ठीक है, तो खड़े मैट्रिक्स को लिटाएंगे तो क्या बनेगा आपका 8y1 प्लस 10y2, ठीक है, प्लस 15y3। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ड्यूअल के लिए बन गया, जो कि मिनिमम फॉर्म में होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी जो कंस्टेंट इक्वेशन है, जिसको हम बोलते थे कि सब्जेक्ट टू, उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं, जैसी, क्योंकि तीन ही इक्वेशन है, आप लिख दीजिए y1 y2 y3, y1 y2 y3, y1 y2 y3। यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? है, बिल्कुल नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, और ये जो मैंने कहा था कि ये ट्रांसपोज होगा मैट्रिक्स, तो जो ये इसकी पहली ये वाली वर्टिकल, इसको कॉलम बोलते हैं, और ऐसे इसको रो बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रो होती है और वर्टिकल कॉलम होता है। तो इस पहले कॉलम को आप यहाँ ट्रांसपोज कीजिए, जैसे आपने इसको लिटाया था यहाँ पे, ऐसे ही इसको लिटाइए पहली रो में, पहले कॉलम को पहली रो में लिटाइए। तो दिस विल बी 2 प्लस दिस विल बी 3 प्लस दिस विल बी 0। आई बिलीव इसमें कोई आपको इशू नहीं होगा। दूसरी रो को आप जो है, सॉरी, दूसरे कॉलम को आप दूसरी रो में लिटाइए, जैसे आपने इसको यहाँ ट्रांसपोज किया। ठीक है, इसको आपने यहाँ ट्रांसपोज किया था, इसको आप यहाँ ट्रांसपोज कीजिए। तो आप देखिए, ये आपका 0, ये आपका +2, ठीक है, +2, 2y2 हो जाएगा ये, और 5 प्लस 5y3 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे को, ये वाला जो है, तीसरा जो कॉलम है, इसको थर्ड रो में यहाँ पे इसको लाइए, इसको यहाँ को वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल से चेंज करिए। 3y1 प्लस 2y2, ये y2 है, मैंने y1 गलत लिखा है, y2 है यहाँ पे, 2y2 प्लस 4y3। ठीक है, 4y3। तो इसमें यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक काम और आपको करना है, ये जो आपके साइन है, ये साइन जो है रिवर्स करने हैं आपको, क्योंकि आप अब मिनिमम की तरफ चले गए। तो ये साइन कैसे होंगे? ये लेस देन इक्वल टू थे, आप सिंपल इनको ग्रेटर देन इक्वल टू कीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दीजिए सबको, बिल्कुल। और जो ये मैट्रिक्स था, ये वाला मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को यहाँ पे, क्योंकि ये लेटा हुआ मैट्रिक्स है, इसको आप खड़ा कर दीजिए, मतलब ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या बनेगा? ये मैट्रिक्स आपका क्या बनेगा? देखिए 3 5 4, इसको आप 3 5 और 4, तो इस तरह से आपका ये ट्रांसपोज हो जाता है। और एक में लास्ट में आपको क्या लिखना है, जिसको हम कहते हैं कि नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट। इसमें आप लिखेंगे y1, y2, y3 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो ये आपके इस तरह से प्राइमल से ड्यूल में कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दी। मैंने कुछ वर्ड टेक्निकल भी यूज किए जो कि रियल में ट्रांसपोज करते हैं, इसको, इस फॉर्म को मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल एक रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल दिखा दिया, कहाँ से कौन से कॉलम को किस तरह से रो में फिट करना है, ये मैंने यहाँ आपको करके दिखा दिया। तो ये तीन इक्वेशन आपकी दोबारा से वैसा ही बन गया, आपका जो फाइनल सॉल्यूशन आ गया। आप अगर इसको देखेंगे तो जीरो वाले पार्ट को आप चाहे छोड़ भी सकते हैं, मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए पूरा पूरा लिखा है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका ये है, और जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होंगी, 2y1 प्लस 3y2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, राइट। ठीक है, ऐसे ही आपका ये वाला आप इसको लिख दीजिए, इसमें y1 है नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ये आपका होगा 2y2 प्लस 5y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और लास्ट इक्वेशन क्या आएगी आपकी,
यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ 3y1 प्लस 2y2 प्लस 4y3। तो ये तो पहले भी लिखा था, बस मैंने ये जीरो वाले चीज हटा दी, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इतना आपका ये तीन इक्वेशन जो बन गई है ये आपकी 12 में बन गई। ये इनइक्वालिटी जो चेंज की हुई है इन्होंने, ये इनइक्वालिटी चेंज की हुई है आपकी प्राइमल वाले की। प्राइमल वाले को जो अब आपने चेंज किया हुआ है वो है ये, है ना। तो ये मैं आपको करके बता देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, बट ये थोड़ी प्रेजेंटेशन बड़ी पुअर है यहाँ पे स्टडी मटेरियल में। एनीवे ये जो है ये कहाँ से आ रहा है मैं आपको बताऊं। ये जो इक्वेशन आपकी जो प्राइमल इक्वेशन है, इसकी इनइक्वालिटी को इन्होंने हटाया है। इसमें यहाँ पे स्लैक वेरिएबल S1 S2 और S3 इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनेगा, 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 प्लस इसमें क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे आप, जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 ये लिख देंगे। इसको जब करेंगे तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये वाली साइड आपकी 2x1 प्लस 3x3 ये छोटी है 8 से या उसके बराबर है, तो इसको इक्वल करने के लिए आप यहाँ एक वेरिएबल डालिए यहाँ पे। तो ये आपका आएगा 2x1 प्लस 3x3 प्लस s1, ठीक है। s1 आपने ये लिया, यहाँ 0s2 प्लस 0s3 और यहाँ ये साइन इनइक्वालिटी का खत्म हो जाएगा, ये 8 के इक्विवेलेंट 8 के बराबर हो जाएगी। ऐसे ही आपका 3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस 0s1 प्लस s2 प्लस 0s3 ये आपका 8 के ये आपका 10 के बराबर हो जाएगी। और अगेन आपका 5x1 प्लस 0x2 प्लस आपका 4x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस s3 ये आपका कितना हो जाएगा 15 के बराबर। मतलब क्या है कि इसमें पहली इक्वेशन में s1 डालना है, दूसरी इक्वेशन में s2 डालना है और तीसरी इक्वेशन में s3 डालना है। ये मैंने खाली इनको सब चीजों को लिखने के हिसाब से डाल दिया। तो वो चीज उन्होंने जो किया है, ये जो चीज किया है ना, ये प्राइमरी जो आपकी प्राइमल इक्वेशन था उसको यहाँ पे इन्होंने इनइक्वालिटी को हटा के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ये जो यहाँ किया हुआ है। और इसके जो सॉल्यूशन निकाले हैं ये डायरेक्टली लिख दिए हैं, ये सिंप्लेक्स से निकलेंगे, वो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। इसमें यहाँ सिंप्लेक्स में करूंगा नहीं क्योंकि काफी लंबा हो जाएगी वो जी, तो सिंप्लेक्स से मैं उसको अलग से सॉल्व कर दूंगा। मतलब अगर आप अपने ना तो क्वेश्चन में पूछी गई हैं ये बातें और ना ही इन्होंने कायदे से इसको सॉल्व किया, तो दिस इज रॉन्ग। और ये जो आपका जो वो है क्या बोलते हैं, आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया वो प्राइमल को किया है। किसको किया है, प्राइमल को किया हुआ है इन्होंने, ठीक है, राइट। तो चलो अब मैं इलस्ट्रेशन अगला लेके चलता हूँ आपको, जो कि बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन है। 8 नंबर का इलस्ट्रेशन है। ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस थ्रू 3 डिफरेंट स्टेजेस, जो 3 डिफरेंट स्टेजेस से आते हैं, जैसे हमने पहला सवाल किया था वैसा ही है। द टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द 1 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड द डेली कैपेसिटी ऑफ स्टेज आर गिवन बिलो। तो ये 3 स्टेट हैं आपकी, 3 प्रोसेस हैं और ये 3 प्रोडक्ट हैं, राइट। तो प्रोडक्ट 1 के लिए आपका जो स्टेट 1 ये इस तरह से कंज्यूम होता है और ये आपका प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे पर प्रोडक्ट का। तो क्या करना है, सिंप्लेक्स टेबल में डाटा सेट करना है, फाइंड द टेबल का सॉल्यूशन। अब इन्होंने कुछ भी नहीं किया इन दोनों काम में से, ठीक है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये जो है सब आई बिलीव ये थोड़ा सा व्हाट शुड आई से, नथिंग आई एम गोइंग टू से, बट ये जो है ये सॉल्यूशन जो है ना ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, ना ये सिलेबस के हिसाब से है चीज आपकी, और सॉल्यूशन भी नहीं बनाया हुआ है। तो एनीवे चलो हम आपकी एलपीपी फॉर्म कर लेते हैं। कैसे करते हैं, जैसे आपकी वही है, सिंपल है, 3 प्रोडक्ट हैं, ये आपका प्रॉफिट है पर यूनिट, ठीक है, और ये आपकी कैपेसिटी के कांस्टेंट है। तो दिस इज द कांस्टेंट और ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा आप जानते होंगे। अब तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होगा, ये समझ में ही आ गया होगा। तो इन्होंने वही कहा, लेट x1 बी द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1, x2 बी द नंबर ऑफ यूनिट 2 और x3 नंबर बी द नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्ट 3। तो एक नंबर प्रोडक्ट की कितनी यूनिट में प्रोड्यूस करूंगा, x1 करूंगा, 2 नंबर की कितनी करूंगा, x2 करूंगा और 3 नंबर की x3 करूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, z मैक्स होगा। z मैक्स क्या बनेगा,
मैंने x1 इसका यूज किया तो 3x1 मेरा प्रॉफिट होगा। जब मैं इसके x2 बनाऊंगा दो प्रोडक्ट के तो मेरा क्या होगा 2x2 प्लस मैं इसके x3 बनाऊंगा 3 प्रोडक्ट के तो 5x3, ये तो प्रॉफिट हो जाएगा। इसको बोलेंगे आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और आपकी जो कंस्टेंट इक्वेशन आएगी उसको लिखेंगे आप सब्जेक्ट टू क्या लिखेंगे, देखिए आपकी ये कंस्टेंट है। आप जब ये प्रोडक्ट बनाएंगे, आपकी स्टेज 1 की जो कैपेसिटी मिनट में 430 ही है, तो आप x1 इसके बनाएंगे तो 1 मतलब x1 ही डायरेक्ट लिख लो, 1x1 को प्लस 2x2, ठीक है, प्लस x3 इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 430, ठीक है। एंड अगेन आपका जो आएगा ये, जब आप दूसरे प्रोसेस के लिए आपके लिमिटिंग फैक्टर क्या है 460 घंटे हैं, तो x1 इसके बनाएंगे, x2 इसके बनाएंगे और x3 इसके बनाएंगे तो क्या आएगा 3x1 प्लस x2, इसमें है ही नहीं, यूज ही नहीं होगा, तो x को लिख दो x3, ठीक है, 2x3 आ जाएंगे। ये आपका ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 460 हो जाएगा। और आपका ये आपका नेक्स्ट होगा, आप जो है तीसरा जो आपका ये प्रोसेस है उसकी लिमिटिंग कैपेसिटी कितनी है 420 मिनट 420 मिनट्स, तो x1 इसके बनाएंगे, x2 इसके बनाएंगे, x3 इसके तो जीरो है बनाएंगे नहीं, तो आपका होगा x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 420, ठीक है। तो ये आपकी कंस्टेंट इक्वेशन आ जाएंगी, प्रोसेस 1 का कंस्टेंट, प्रोसेस 2 का कंस्टेंट और स्टेट या प्रोसेस जो भी लिखा है उसका कंस्टेंट, और एक आपका x1, x2, x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट। तो यही चीज है। और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, क्योंकि सिंप्लेक्स में जब भी होगी चेंज, जब आप इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर इसमें ऑपरेशन करने पड़ते हैं। जब इनमें x1 x2 की वैल्यू आएंगी, x1 x2 x3 की वैल्यू आएंगे, उसी से आपका ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकलेगा। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। इसी सवाल को मैं करा दूंगा आपको, ये वाला सेम सवाल सिंप्लेक्स मेथड से। तो इन्होंने कैसे किया है, देखिए इनका सेम ही चीज इन्होंने किया है। ये आपकी फिर इन्होंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है, यहाँ पे स्लैक वेरिएबल बोलते हैं इनको, S1 S2 और S3 इंट्रोड्यूस किया है, और Z मैक्स में फिर 0S1 0S2 0S3 यूज किया है, जैसे हम करते हैं। और ये जो सॉल्यूशन लिखा है, ये सॉल्यूशन आपको सिंप्लेक्स लगाने के बाद आएगा। ये ऐसे आप बता ही नहीं सकते आएगा, ये कोई नहीं निकाल सकता इसको इस तरह से, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का इशू है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो ठीक है, लेट जो भी है हमें उसको अच्छा ही करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके 2 सवाल कराऊंगा एडिशनली, एक तो इसको ही कराऊंगा मैक्सिमाइजेशन का सिंप्लेक्स मेथड से, ठीक है। अभी आप अपने को यहीं तक लिमिट रखें, ठीक है, केवल स्टैंडर्ड फॉर्म करके ही छोड़ दें इसको, और आपके सिलेबस में भी उतना ही है, और प्रोबेबली सिंप्लेक्स से सॉल्व करने के लिए भी नहीं आएगा। लेकिन ये डायरेक्ट ऐसे लिखना ये गलत है, कंफ्यूजन करने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ लिखा भी है कि सिंप्लेक्स टेबल बनानी है और सॉल्यूशन करना है, वो आ नहीं सकता, तो ये कहीं से चिपकाया हुआ हो सकता है। एनीवे लेट अब हम इसको विराम देते हैं क्योंकि क्लास काफी लंबी हो रही है। नेक्स्ट क्लास में आपके 2 सवाल में मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम करके इस टॉपिक को खत्म कर देता हूँ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।